नमस्कार दोस्तों, आज के पेपर का हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। वो क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पर पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आप ईवीएस के क्वेश्चन को लेकर के परेशान होंगे तो आप बेवजह परेशान होंगे। देखिए, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पेडागोजी के रिपीट होते हैं। ईवीएस के 2-3 प्रश्न थोड़े से परेशान करने वाले होते हैं, वो डालना इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए कि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं बहुत बड़ी रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चंस आज ईवीएस में दोबारा से रिपीट हो गए हैं, जैसे कि ठंडा रेगिस्तान के बारे में। और ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने पढ़ाई हुई है। रेगिस्तान के बारे में जब मैंने पढ़ाया था तो इस चीज़ के बारे में, जब खेजड़ी वृक्ष के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि खेजड़ी वृक्ष जो है ये कहाँ पर, राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, और इसको छायादार वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पत्तियां होती हैं। अब एक हम लोगों ने रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ा है जिसमें छायादार वृक्ष नहीं कहा जाता क्योंकि उसमें पत्तियां नहीं होती हैं। और वो जो होता है वो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। खेजड़ी जो है राजस्थान में। अब राजस्थान में जो घर बनाए जाते हैं वो मिट्टी के बनाए जाते हैं और कटीली झाड़ियां रखी जाती है। दूसरी चीज ये है कि राजस्थान में आपको देखने को मिलता है रेगिस्तान है, तो बच्चों ने क्या करा है, ठंडा रेगिस्तान बना दिया है किसको, राजस्थान को। लेकिन जबकि ये गलत है। ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है जहां पर बहुत ज्यादा ठंड हो और पूरे साल बालू की नहीं, बर्फ की चादर बिछी हो। तो लद्दाख ऐसा जगह है जिसको आप जानते होंगे, वो उससे पूरे साल जो है वो बर्फ से ढकी रहती है चीज़ें, इसीलिए ठंडा रेगिस्तान जो है लद्दाख को कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो देखिए, मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अभी मैं बाकी क्वेश्चंस दिखाता हूं कितने रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं और पढ़ाएंगे वही ना जो पूछा जाता है यार, तो फंसेंगी ये चीज़ें, तो क्या दिक्कत है। और बाकी वीडियो से हेल्प मिलेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता रहेगा। कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कुछ पूछ सकते हैं, मैं सबके जवाब देता हूँ। देखिए, पैसेज वगैरह जब पूछा जाता है, थोड़ा सा विशेषण के बारे में, बीसीएससी के बारे में भी यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन तो नहीं बताया बच्चे ने कि क्या है, बट थोड़ा बहुत मैं आपको बता देने की कोशिश कर रहा हूँ कि विशेषण क्या होता है। विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब शहद क्या है, ये तो संज्ञा हो गया, शहद मीठा है। अब शहद क्या है, मीठा है, तो मीठा क्या हो जाएगा, विशेषता बता रहा है। ठीक है, सचिन, ठीक है, सचिन अच्छा है, तो सचिन मतलब क्या हो गया, ये संज्ञा हो गया, लेकिन अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। सोना जो है असली है, तो सोना जो है असली है, तो सोना क्या हो गया, आप सोना जो होता है वो क्या होता है, संज्ञा हो गया। लेकिन असली है वो क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है ना। तो याद रखिएगा, असली क्या है, विशेषण। तो नकली क्या हो गया, नकली भी तो विशेषण है। जैसे कि बहुत नकली आदमी है, तो नकली क्या है, मतलब आदमी तो है लेकिन नकली है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है। ये असली आदमी है, मतलब कि विशेषता बता रहा है। तो याद रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी रखी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए, इसके बारे में मैंने मैराथन में कराया था क्वेश्चन की संविधान की अनुसूची 8 के, जो अनुसूची 8 है उसमें 22 भाषाओं को शामिल करा गया है। कौन सी भाषा उसमें शामिल नहीं है, तो आपको पता है कि उसमें आपके तमिल भाषा है, ठीक है, मलयालम है, संस्कृत है, अंग्रेजी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी भाषा जो है वो यहाँ पर शामिल नहीं है। अब बच्चे ने जिस तरीके के क्वेश्चन बताया उसी हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन डिजाइन कर दिया, लेकिन ये अनुसूची से सवाल बना था, उस चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अनुसूचियों से रिलेटेड सवाल बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राजभाषा है। लेकिन दुख ये है कि आज भी बहुत सारे बच्चे सीटेट की तैयारी करने वाले कमेंट बॉक्स में कहते हैं तुम्हें पता नहीं है राष्ट्रभाषा है हिंदी। ठीक है, तो उनको राजभाषा के बारे में ही नहीं पता है। अब दूसरी जो सहायक राजभाषा है, जैसे हिंदी की सहायक है, वो है अंग्रेजी। ठीक है, लेकिन इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए, नई शिक्षा नीति से सवाल देखेंगे। निपुण भारत भी कल कराया था, वहां सवाल बनते हैं। देखिए, अब सिंपल सी बात है, जो टॉपिक है उससे कराएंगे तो सवाल तो फंसेंगे यार, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, तो याद रखिएगा लचीला पाठ्यक्रम। मैंने आपको पहले ही बताया था, लचीला बहुस्तरीय, मतलब बहुत सारे स्तर पर गतिविधियों को लेकर के अगर बात करें तो याद रखिएगा यही वाला आंसर होगा। क्योंकि हर एक बच्चा जो है, मान के चलो कि किसी स्तर पर है। अब मान के चलो कि आपका जो लेवल है बिल्कुल बेसिक है, अब मैं जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल से चीजें पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो आप तो पीछे छूट जाओगे। तो जो बच्चा जिस लेवल पर है उसी लेवल के हिसाब से चीजों को सिखाना, उसी को बोलते हैं लचीला। जैसे कि हमारा संविधान क्या है, लचीला है और कठोर दोनों है। जब लगता है मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो संविधान में क्या होता है, संशोधन कर दिया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही जब लगेगा कि इस छात्र को थोड़ा सीखने की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा पीछे चलना चाहिए, तो उस छात्र के लिए थोड़ा सा पीछे हमें आना पड़ेगा, इसी को बोला जाता है लचीला। तो एनईपी इस चीज के बारे में बल देता है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, बाकी केवल संज्ञानात्मक पर बल नहीं देता, पाठ्यचर्या के मानकीकरण को, स्टैंडर्डाइजेशन को बात नहीं करता कि इस स्टैंडर्ड से नीचे होना ही नहीं चाहिए। याद रखिए, हर बच्चे को 50 में से 40 लाना ही लाना है, अगर इससे नीचे आया तो समझ लेना खैर नहीं, ये सारी चीजें नहीं। और स्मरण कौशल की तो बात ही गलत है। आप पेडागोजी मान के चलो पढ़ रहे हो, पेडागोजी आप याद करके जा करके वहां पर सिलेक्शन ले सकते हो क्या किसी भी एग्जामिनेशन में, या फिर आप बताओ सीटेट पास कर सकते हो पेडागोजी याद करके? नहीं, ये मेमोरी बेस्ड है, आपके दिमाग में चीजें जानी चाहिए, आपके व्यवहार में दिखना चाहिए पेडागोजी। इस चीज को याद रखिएगा, याद करने से काम नहीं चलेगा। कोहलबर्ग से सवाल बनाया तो देखिए, आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों
के द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। तो जब बच्चा जो है अच्छा करता है, क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसका नाम हो यार। आप भी जानते हो कि अब जब सिलेक्शन लोगे तो क्यों लोगे? नाम भी होगा और पैसा भी होगा। तो हर बच्चा जो जिस एज में होता है ना, उस एज के हिसाब से अगर मैं बात करूं, पारंपरिक जो एज होती है वो होती है 10 से लेकर के 14 साल तक की जो अवस्था, इसमें बच्चा जो है दूसरों को इंप्रेस करता है अच्छा दिखने के लिए, अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर अच्छा देखा जाना चाहती है अगर कोई लड़की है। क्यों दिखना चाहती है? क्योंकि वो इस एज में है, 10 से 14 वाले इंप्रेस करने वाले एज में। इसको याद रखिएगा। एक होता है पूर्व पारंपरिक, जो कि आपको 10 साल तक देखने को मिलेगा, 4 से लेकर के 10 साल तक का, ठीक है। और एक होता है उत्तर, जो कि आपको 14 से लेकर के 18 साल तक देखने को मिलेगा, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक, ये पियाजे का नियम है, आपको पता है, ये चौथी अवस्था है। इससे पहले तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक है। उससे पहले जो दूसरी अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक है। उससे पहले भी पहली अवस्था है वो है इंद्रिय कामक अवस्था, जो 0 से लेकर के 2 वर्ष। और 0 से लेकर के 2 वर्ष जो बच्चे होते हैं, उन अवस्थाओं को क्या कहता है, वो जिस अवस्था में सीखते हैं उसको बोलते हैं प्राथमिक एजेंसी। प्राथमिक एजेंसी के थ्रू सीखते हैं, और जो एजेंट होते हैं माता पिता होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ और इसी से सवाल बन रहे हैं। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि वाइगोत्स्की के जेडपीडी से भी सवाल बने हैं। आनव 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है, ठीक है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार यह काम क्या दर्शाता है? कहने का मतलब है कि आप कुछ काम खुद से करते हो, ठीक है, कुछ काम खुद से कर लेते हो, ठीक है। ये आपका लेवल है, आप लोग कर चुके हो इस काम को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान काम था। लेकिन अब जब आपने बीएड बीटीसी कंप्लीट कर लिया, जब सीटेट की तैयारी करने आता हो, देखते हो यार ये तो बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। मैथ भी पूछ रहा है, इंग्लिश भी पूछ रहा है, संस्कृत भी, हिंदी भी, सारी चीज़ें पूछ रहा है, और थोड़ा सा लेवल भी बढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर थोड़ी बहुत चीज़ें आप जानते हो कि वाइगोत्स्की कौन है, पियाजे कौन है, लेकिन वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के बारे में अगर थोड़ा सा जाएं तो कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। तो आप क्या करते हो कि सर जी से बोलते हो, सर जी एक बात बताओ, जेडपीडी के बारे में थोड़ा बताओ ना। तो अब टीचर ने क्या कहा, जेडपीडी के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। तो जब थोड़ा सा यहाँ पर बताया, थोड़ा सा आप जानते थे, इस जो एरिया है ना, इस एरिया को जेडपीडी कहा जाता है, याद रखिएगा। मतलब कि थोड़ा सा चीज़ आप जानते हो, थोड़ा सा आपको हमने बता दिया, वो जो एरिया है उसको बोला जाता है जेडपीडी। कहने का मतलब है, एक बार और समझा देता हूँ, आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड है, ठीक है, आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, और यहाँ पर सीटेट का सर्टिफिकेट है जो आप पास करके लोगे। तो इस दरमियान आप कुछ चीज़ें जानते हो, कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी। जब तक एडमिट कार्ड आपका सर्टिफिकेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तो ये जो ड्यूरेशन है ना, ये जो आपका स्थान है, ये जो आपका एरिया है, इसको बोला जाता है जेडपीडी, जिसमें आप कुछ मेहनत आप कर रहे हो, कुछ मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, कुछ सहायता दे रहे हैं, और जो सहायता देते हैं उसको पार्ट बोला जाता है, स्कैफ फोल्डिंग बोला जाता है। और ये जो एरिया होता है आपके एडमिट कार्ड से लेकर सर्टिफिकेट बनने के बीच की दूरी जो होती है, वो होता है जेडपीडी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दूसरी बात करें, जेडपीडी से संबंधित कौन है, लेव वाइगोत्स्की। इसको याद रखिएगा। वाइगोत्स्की किस पर भाषा पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आता है, विचार बाद में आता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। पुनर्बलन पर बात कौन करता है? स्किनर बात करते हैं। और थोड़ी बहुत अगर बात करते हैं नैतिकता को लेकर के, दंड और पुरस्कार, जैसे कि नकारात्मक और सकारात्मक पुनर्बलन, उसके बारे में बात करते हैं कोहलबर्ग। परिपक्वता की बात करें तो ये कौन है? ये है आपके पियाजे साहब। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरी अवस्था है कि 2 से लेकर के 7 वर्ष, जिसको पूर्व संक्रियात्मक बोलते हैं। तीसरी अवस्था है 7 से 11, जिसको मूर्त बोला जाता है, और चौथी है 11 से 15। अब पियाजे क्या कहते हैं कि पहले विचार आता है, भाषा बाद में आता है, परिपक्वता पहले हो जाती है, मैच्योरेशन, परिपक्वता, बच्चे पहले परिपक्व होगा फिर बात करेगा, ठीक है। सिंबॉलिक के बारे में कौन बात करते हैं? जो है आपके जेरम ब्रूनर, ये बात करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको, सारी चीज़ें आपने देख लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। जेडपीडी से रिलेटेड कौन है? ये वाइगोत्स्की। और थोड़ा सा सहायता देने को, जैसे आप कुछ चीज़ें जानते हो, कुछ चीज़ें आपको सहायता से मिल जाए, उसको बोला जाता है जेडपीडी। चलिए सीरीज वाले भी प्रश्न आते हैं, इसको याद रखिएगा। आप लोग थोड़े से टफ बना दिए जाते हैं, कभी कभी आसान बना दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 हो जा रहा है, 3 से आप 7 हो जा रहा है, 7 से आप देखोगे तो 16 हो जा रहा है, 16 से 32 हो जा रहा है, 32 से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 57 हो जा रहा है। तो कैसे होगा ये देखिएगा आप। पहले यहाँ पर देखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर इसमें प्लस करेंगे तो कितना होगा, 2 + 1 3। अब 3 में 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और +3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में 16 जोड़ेंगे तो 32। अब 5 का स्क्वायर करेंगे 50, 25 और 32 जोड़ेंगे तो 57। अब 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 57 में इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 93, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस तरीके के सवाल बनेंगे।
चलिए, एक संप्रदाय को पढ़ाते समय एक शिक्षिका का एक ऐसा उदाहरण दे रहा है, एक शिक्षक जो है एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रदाय से जुड़ी श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जहां पर भी आपको भ्रांति की बात आएगी तो भ्रांति तो आपका गलत हो गया, गैर उदाहरण तो ऐसे ही गलत हो गया। एक अपवाद के रूप में बात करना मतलब कि किसी ऐसे चीज के, जैसे एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ा दूं जो कभी कभी आ सकता है आपके पेपर में, तो उसका क्या औचित्य, कोई मतलब है? लेकिन उन क्वेश्चंस को मैं पढ़ाऊं जो बार बार पूछे जाते हैं, उससे आपका फायदा है। लेकिन दिक्कत ये, बच्चे एक अपवाद क्वेश्चन को पढ़ने में लग जाते हैं कि वो क्वेश्चन जो नए नए आ रहे हैं, अरे नए छोड़ो ना, जो पुराना है वही आएगा, वही गोल्डन है, वही सदाबहार है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 3 तो ऑप्शन गलत हो गया, आपको ऑप्शन नंबर 3 पता नहीं था, फिर भी आपने इसको सही कर दिया। क्यों सही कर दिया? क्योंकि 3 आपको 100% पता है कि तीनों गलत हैं। अब एक आधे रूप क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई एग्जाम्पल आपको सेट कराया कि आप किस चीज से अपने पूर्व ज्ञान से चीजों को जोड़ सकते हैं। जैसे कि आपको सीखना है जेडपीडी, मैंने बोला कि एडमिट कार्ड से लेकर के सर्टिफिकेट तक की अवस्था जेडपीडी कही जाती है। मतलब कि यहां पर कुछ चीज आप जानते हो, कुछ टीचर की मदद से जानते हो, जब तक एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट में ना बदल जाए वो जेडपीडी। अब चीजें आपको समझ में आ गई ना, तो आपके पूर्व ज्ञान से चीजों को जब जोड़ दिया, जब आपने अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया, जब कोई चीज सीखने से पहले पूर्व ज्ञान से चीजों को जोड़ दिया जाता है, उसी को एक प्रोटोटाइप बोला जाता है। जैसे बोला जाता है ना कि ऑफिस के अपने एक प्रोटोकॉल है, मतलब कि ऑफिस में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से काम करना है, सारी चीजें, तो उसी को प्रोटोटाइप कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर। इस तरीके के सवाल बन रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पर निम्न में से कौन सा कारक एकेडमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? मतलब कि असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है, मतलब कि सफलता के लिए जिम्मेदार है। याद रखिएगा, असफलता और नहीं मतलब कि सफलता के लिए जिम्मेदार है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया। असफलता नहीं मतलब कि सफलता के लिए जिम्मेदार है। तो बोरियत अगर आपको फील होगी तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप सर थोड़ा सा ऑप्शंस को आप जल्दी जल्दी कर दिया करो, टाइम नहीं होता हमारे पास, बोर लगता है जब आप चीज़ों को समझाते हो। तो यार मुझे तो समझ में नहीं आता कि जब आपको पेडागोजी समझाने से नहीं समझ में आ रहा तो फिर ऐसे कैसे समझ में आएगा। बट मेरा काम है वो मैं करूँगा, भले बंदा देखे या ना देखे, क्योंकि मुझे तो समझाना है ना। तो बहुत सारे बच्चों को बोरियत लगता है, भाई कोई दिक्कत नहीं, मत देखो। तो बोरियत से तो आप सीख ही नहीं पाओगे। जिज्ञासा है तो सीखोगे, क्योंकि अगर कुछ बनना है तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है, और टाइम वहां दो जहां पर उसका आउटपुट निकले। तनाव में चीज़ों को नहीं कर पाओगे। सोचोगे 2 दिन बचा हुआ है, पढ़ लें बहुत सारी चीज़ें, 2 दिन के अंदर फटाफट एमसीक्यूज देख लें, उससे दिमाग में सीडीपी नहीं घुस पाएगा दोस्त। और वो एक आधा ईवीएस के क्वेश्चन फंस गए तो अच्छी बात है, नहीं फंसे तो जय सिया राम। भय से तो कुछ होना है नहीं, डरोगे, हाथ पैर कांपेंगे, वैसे ही आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो आपको कभी भी देखो सफल होना है ना, तो आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए सीखने की। अगर आप सीख जाओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, हाथ पैर नहीं फूलेंगे आपके। इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता है। तो जैसे कि कोई प्रभावशाली इफेक्टिव आप लर्निंग कर रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए? जैसे कि आप सीख रहे हैं, सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके से सीखना चाहिए? आप विनम्र हो जाएंगे कि ठीक है पापा जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा पापा जी, मैं जा रहा हूँ पढ़ने। ठीक है, आप विनम्र हो जाओगे तो क्या चीज़ें सीख जाओगे? क्या प्रभावी अधिगम के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, आपकी सक्रियता इंपॉर्टेंट है। आप कितने लगन के साथ पढ़ रहे हो, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हो उसका रिवीजन कर रहे हो, लगे हुए हो, तो इसको बोलते हैं सक्रिय। के बारे में कौन बात करता है? एनईपी बात करता है कि बच्चों को सक्रियता के साथ जोड़ना है चीज़ों को, बाहरी ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। कोई क्लास में आपने देखा होगा जो बहुत शांत किस्म के बच्चे होते हैं, जरूरी थोड़ी ना है वो पढ़ने में अच्छे होंगे या फिर उनका अधिगम अच्छा होगा, उनका व्यवहार ही वैसा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि व्यवहार आपके अधिगम में सीखने के लिए सहायता दे, ना सीखने के लिए भी सहायता दे सकता है। याद रखिएगा, आंशिक तौर पर तो कोई चीज़ सीखी ही नहीं जा सकती। आपको लगता है क्या कि परीक्षा है, 2 दिन पहले ये वीडियो देख लूंगा तो उससे मैं पास हो जाऊंगा? नहीं, हेल्प मिलेगी। अगर आपको बहुत पहले से कुछ चीज़ें पता है, उस वीडियोस को देखने के बाद हेल्प मिलेगी, लेकिन उस वीडियो से ही आप 100% 150 में 150 लाओगे, पॉसिबल तो है ही नहीं। ठीक है, निष्क्रिय हो जाओगे तो वो तो बस वही है, 0 बट्टा सन्नाटे वाले हिसाब किताब है, उसमें तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। इसमें तो बहुत कंजूस हैं आप लोग, मानना पड़ेगा यार, लाइक ही नहीं करते हो और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। आपको लगता है कि चलो ठीक है ले लिया, लेकिन गुरुदक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी। और आप भी आगे चल करके जब टीचर बनेंगे ना तो आपको भी सरकार गुरुदक्षिणा देगी। तो इसमें तो कंजूसी बिल्कुल ना करें, बाकी इच्छा आपकी है दोस्त। चलिए यहां से तो सवाल बनते ही हैं कि निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? अब देखिए बहुत सारी चीज़ें पता है आपको, डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे 60 को 0.6 लिख दिया, तो इस तरीके की प्रॉब्लम। डिसलेक्सिया पढ़ने में जो दिक्कत होती है, डिफेजिया भाषा से संबंधित अगर कोई बात है, डिफेजिया अफेजिया जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि उच्चारण, जैसे कि आप गद्यांश पढ़ रहे हो, ठीक है, गद्यांश को ढंग से नहीं पढ़ पाते हो, रुक जाते हो, आपको बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लंबे शब्दों को नहीं बोल पाते हो, उसको डिस्फेजिया बोला जाता है। एक अप्रेक्सिया होता है दोस्त। मैंने आपको सारी चीजें करा रखी हैं, अब ये मत बोलना कि मैंने कराया नहीं है। तो देखिए यहां पर तो भाषा से संबंधित है, लेकिन यहां पर क्या लिख रहा है, किसी व्यक्ति के आंख
हाथ से आंख की तालमेल, मतलब कि आप बोल रहे हो, ठीक है, चाहे आप देख रहे हो और यहां पर लिख रहे हो, अब पता चले देख रहे हो ये लाइन बना हुआ है और लाइन से लिखते ही यहां पर पहुंच गया आपका लाइन, ठीक है। मैं एक तरीके से यहां पर बता दूं, जैसे राम ऐसे लिखो, आम ऐसे लिख रहे हो, मतलब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आप कहाँ लिख रहे हो, तो ये तालमेल नहीं बैठ पा रहा है आपका, उसको बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। मतलब कि आपके ना किस में दिक्कत है, आपके हाथों के कंट्रोल में दिक्कत है, मतलब मोटर स्किल में दिक्कत है। तो जहां पर भी आपके मोटर स्किल में दिक्कत है, चाहे आंखों से रिलेटेड हो, हाथ से रिलेटेड हो, पैर से रिलेटेड हो, उसको डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। एक होता है अप्रैक्सिया, याद रखिएगा, अप्रैक्सिया। अप्रैक्सिया के बारे में हम आपको बता दें कि इसको बोलते हैं मोटर स्पीच से रिलेटेड दिक्कत होती है। मोटर स्पीच मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे किरण ऐसे बोलता था ना शाहरुख खान, तो ये जो है ना मोटर स्पीच दिक्कत है, मतलब उसको अप्रेक्सिया है। लेकिन आप देखोगे जैसे कि कोई बच्चा लिखते समय लिख नहीं पाता है, लिखने में कठिनाई महसूस करता है, या फिर बोलते समय कठिनाई महसूस करता है, ठीक है ना, बोलने वाली बात नहीं है, जैसे कि आप तो एकदम धीरे धीरे बोलते हो, जैसे कि देखो कठिनाई का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मम्मी जी मैं आज घर जाऊंगा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो ये किस चीज में दिक्कत हो रहा है, उसके स्पीड में दिक्कत है, मतलब बोलने की स्पीड में दिक्कत आ रही है, उसको डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। लेकिन अप्रेक्सिया किस में करते हैं, जैसे कि बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है, जैसे कि किरण मम्मी मैं आज स्कूल जाऊंगा, इस तरीके से बोल रहा था। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको अदरवाइज मत लेना यार आप लोग, ठीक है। तो अप्रेक्सिया मतलब मोटर स्किल, स्पीच में दिक्कत, स्पीच मतलब बोलने में दिक्कत, और डिस्प्रेक्सिया मतलब बोलने की जैसे मोटर की गति में दिक्कत, मतलब स्किल में दिक्कत है उसके, ठीक है। तो याद रखिएगा डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, स्पीड में कमी देखने को मिलती है, ठीक है, और स्पीच में क्या देखने को मिलता है, स्पीच में आपको देखने को मिलेगा कि बच्चा जो है वो थोड़ा सा रुक रुक करके या फिर बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है, याद रखिएगा। स्पीच, आप डिस्प्रेक्सिया और अप्रेक्सिया चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए, निपुण से सवाल बना था तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। तो निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी मतलब निपुणता की बात की जाती है, किसी चीज में कितने दक्ष है। इनिशिएटिव मतलब कि चीजों को आगे आना, जैसे कि किसी चीज का इनिशिएट करना, ठीक है। नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर पर। रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आपने एक चीज पढ़ा कि मत, अब मत का मतलब क्या होता है, कि मत का मतलब होता है मत दो, ठीक है ना, मत का मतलब होता है मतलब कि नहीं, नो, और एक मत का मतलब होता है वोट, ठीक है ना, कि वोट देना मैं मत देने जा रहा हूं, मतलब ठीक है, तो मत दो, तो हमने बोला कि मत दो, अब मैंने बोला कि मत दो, तो आप क्या सीखना चाहते हो, मत दो, मत दो मतलब कि क्या, आप वोट देना चाहते हो या फिर नहीं देना चाहते, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए बच्चे को, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, पढ़ने के साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, जो चीज पढ़ रहा है उसका मतलब आ रहा है कि नहीं। जैसे गया गया गया, अब इसका मतलब क्या है, तो गया गया गया, इसका मतलब उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग चेक करी जा रही है कि अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, और नंबर की भी अंडरस्टैंडिंग चेक करी जाएगी कि 4 × 4 जो होता है 16 होता है, तो 4 + 4 कितना होगा, तो 16 4 + 4 8 हो जाएगा। या फिर उसको लिखने के लिए बोला जाएगा 16 लिखो, तो बच्चा ऐसे 16 लिखेगा, 16 लिखो तो 16 लिखेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है बच्चों को समझ के साथ में पढ़ना और न्यूमेरिकल्स अंक गणित को सिखाना है। और इसका जो क्राइटेरिया है कब तक रखा गया है, तो देखिए ग्रेड 3 तक रखा गया है, 2026-27 तक का यहाँ पर टारगेट रखा। ग्रेड 3 के बच्चे जो होते हैं वो कितने साल तक के हो जाते हैं, 9 से 10 साल तक के लिए हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 3 से 9 साल तक के बच्चों की अगर हम बात करेंगे, तो 3 से 9 साल तक के बच्चे जो होते हैं क्लास 3 तक होते हैं, तो क्लास 3 या फिर उम्र की बात करें तो 3 से 9 साल तक, इसको याद रखेंगे। और यहीं को 2026 से लेकर के 27 तक के लिए यहाँ पर सक्षम बनाने की बात की जा रही है कि बच्चों को ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, क्योंकि अब देश आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये जरूरी है। चलिए यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है। तो देखिएगा भाषा सिखाने की सबसे पहली जो शर्त होती है, आपने भाषा कैसे सीखी है, आपके माता पिता ने आप लोगों को क्या किया, पाठ्य पुस्तक दिखाया था क्या कि ये देखो बेटा एप्पल, एप्पल का फोटो देखो, आपने ऐसे सीखा, नहीं सीखा होगा, ना ही आपके घर में कोई सीख पाएगा और ना ही आपने देखा होगा अपने घरों में। बाल साहित्य का इतिहास मैंने छोटा भीम दिखाया, पोगो दिखाया, ये सारी चीज़ें दिखाया, टॉम एंड जेरी दिखा दिया, ठीक है, टॉम एंड जेरी हमारे समय में ऐसे था, तुम्हारे समय में, मतलब साहित्य, बाल साहित्य दिखा दिया, चाचा चौधरी की साहित्य को दिखा दिया, इसे सीखोगे, नहीं सीखोगे यार। पोस्टर चार्ट, बहुत सारे पूरे दीवारों को पेंट कर दिया, ठीक है, तो इससे क्या बच्चे सीख पाएंगे, चार्ट पेपर लेकर के हर जगह लगा दिया, कार्टून लगा दिए, तो इससे बच्चा बोलना सीखेगा क्या। तो भाषा सीखने की बात की जा रही है, भाषा में ग्रोथ की बात नहीं की जा रही। भाषा में ग्रोथ जैसे आप चीज़ों को सीख जाते हो, जैसे कि देखिए पेडागोजी के टैग वर्ड आपने सीख लिए, पेडागोजी के टैग वर्ड सीख लोगे ना,
तो टैग वर्ड क्या करते हैं, जैसे कि आपने पेडागोजी कुछ हद तक जानते हो और टैग वर्ड के सहारे क्या करोगे ना, उसमें वृद्धि कर सकते हो इस कोर्स में। लेकिन आपको पेडागोजी बिल्कुल आती ही नहीं है, आपको पियाजे के बारे में पता ही नहीं है, आपको भाषा अधिगम के बारे में पता नहीं, आपको तो ये भी नहीं पता अधिगम क्या होता है, तो आपके टैग वर्ड किस काम का। तो याद रखना, पहली जो शर्त होती है वो होती है किसी भी चीज की, यहां पर संप्रेषण मतलब कि कम्युनिकेशन। किसी भी चीज से आप बात करेंगे, जैसे पेडागोजी से आप बात करेंगे मतलब कम्युनिकेट करेंगे, जब उस चीज को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार हाँ कि अब ये शब्द जो है बोल रहे हैं मुझसे कि हाँ मुझे पढ़ो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, भाषा सीखने के लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, निवेश, समृद्धि, संप्रेषण का वातावरण इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब बाकी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है भाषा सीखने के लिए। भाषा को सीख चुके हो तो थोड़ा सा इसमें इन्हेंस करा जा सकता है, भाषा अधिगम को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सीखने के लिए तो भैया कम्युनिकेशन चाहिए। माता पिता बात करते हैं, बच्चा टुक 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 देखता है कि यार क्या बात कर रहे हैं पापा, ठीक है, और उसी चीज़ को दोहराने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन बच्चा देख करके सीखता है। और ये टुक 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 देख करके सीखता क्या है, क्योंकि एलईडी के बारे में आपको पता है, चौमस्की साहब ने बताया था, ये भी प्रश्न आज पूछा गया है, लेकिन एमसीक्यूज फॉर्म में मैंने नहीं बनाया। कितने क्वेश्चंस बनाऊं यार, ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैंने बाकी क्वेश्चंस करवा ही रखे हैं पहले भी, तो उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी एलईडी से सवाल बना ही है, बाकी कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे, छूट जाएंगे तो शाम के टाइम पर डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि हाँ सर और भी क्वेश्चंस करवाइए तो करवाऊंगा, नए क्वेश्चंस करोगे, अगर आप नहीं पढ़ना चाहोगे तो मैं कैसे करवा पाऊंगा, आप ही बताओ, ठीक है। बच्चे कहते हैं डेली बेसिस पर एनालिसिस करो, इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग गुरुदक्षिणा ही नहीं देते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना ही वीडियो को लाइक करते हो, ठीक है। तो एलईडी के बारे में बात करते हैं कि जब बच्चा जो है ना उसके पास एलईडी होता है दिमाग में फिट, ऑटोमेटिक देखेगा, आप लोग बात कर रहे हो ना तो सीखना स्टार्ट कर देता है और सीखता है। तो याद रखिएगा, एलईडी होता है, ये किसने बताया था, चौमस्की साहब ने बताया था। पियाजे से यहाँ पर आप देखोगे तो संज्ञानात्मक विकास, कोहलबर्ग से नैतिकता, और सामाजिक सांस्कृतिक जो है आपके यहाँ पर बाइगोत्स्की साहब से। तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको हम लोगों ने ईवीएस के मैराथन क्लासेस में देख लिया है, उन क्वेश्चन उनसे भी प्रश्न बने हुए हैं, जैसे कि लेखा के बारे में, रेबो के बारे में, ठीक है, रेबो के बारे में मैंने बताया है, ठीक है, रेबो से यहाँ पर सवाल बना था, बहुत सारे सवाल, निपुण से भी सवाल बने हैं। तो अब कितने क्वेश्चंस कराएंगे, अब शाम के टाइम पे हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इतने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी थे, और भी इंपॉर्टेंट है जो शाम को हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे अभी भेजेंगे कि ये क्वेश्चन है, ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने डिस्कस करा। मैथ के भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस करेंगे, शाम को करेंगे। तो ख्याल रखिएगा अपना, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।